आर्क स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोगों ने हमारा थंबनेल देख लिया होगा, ये क्वेश्चन पेपर सीरीज़ का जो सॉल्व क्वेश्चन है, ये एमए पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2 सेमेस्टर 4। पेपर का नाम है की टेक्स्ट इन पॉलिटिकल फिलोसफी, राजनीतिक दर्शन के मूल ग्रंथ। इसके क्वेश्चन पेपर देखेंगे और इसको सॉल्व कराएंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी पर आपके लिए लाभदायक होगी, तो आप इसको देखते रहिए। ये हमारे क्वेश्चन पेपर है, जिसमें ये पहला क्वेश्चन ये यहाँ पर श्रेणी ग्रंथ के अध्ययन के पाठ्यक्रमात्मकता एवं संरचनात्मकता उपयोगों का अंतर बताना है। इस सारे के सारे हम करवाएंगे आपको। फिर रूसो के जो कथन जो दिया गया अभिश्राप के क्या अभिप्राय है। उसके बाद फिर जन्म स्वतंत्रता में जो मार्क्स ने किस प्रकार अपना कार्य किया, और मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद को देखेंगे। उसके बाद गांधी जी के हिंदू स्वराज के बारे में है। पांचवा है न्यूट्रो के अच्छाई और बुराइयों को आधुनिक की आलोचना करना है, जिसमें गांधी जी का चिंतन क्या था। उसके बाद न्यूट्रेस के आधुनिक लोकतंत्र की आलोचना और पूंजीवाद में इन दोनों में अंतर देखेंगे। उसके बाद मार्क्सवाद की आलोचना करेंगे। आठवां में जनरल विल और गांधी फिलोसफी, सामान्य इच्छा और गांधीवाद दर्शन, ये सारे क्वेश्चन कराएंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। श्रेणी ग्रंथ के अध्ययन में पाठ्यक्रमात्मकता एवं संरचनात्मकता के माध्यम से मुख्य अंतर क्या है, विवेचना करना है। मुख्य रूप से ये देखा जाए तो ये श्रेणी ग्रंथ और पाठ्यक्रम, ये दोनों ही इनका अंतर के समझेंगे तो इसमें समझ पाएंगे कि किस प्रकार से हम इन दोनों का और गहराई से और जानेंगे और समझेंगे किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो इसमें जो श्रेणी ग्रंथ के पाठ्यक्रमात्मकता एवं संरचनात्मक उपयोगों में देखें तो इसका उद्देश्य जो होते हैं, इसका उद्देश्य जो होता है पाठ्यक्रमात्मकता का उपयोग, इसका मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों के निश्चित पाठ्यक्रमता के दायरे में रहकर ज्ञान और सामग्री को प्रदान करना। यह एक उपयुक्त परीक्षा एवं सफलता प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। वहीं संदर्भनात्मकता का उपयोग में देखें तो हम इसका उद्देश्य जो होता है ग्रंथों के उनके इतिहास, सांस्कृतिक और सामाजिक तथा साहित्यिक के संदर्भ में समझा जाता है, और ये एक व्यापक ज्ञान और गहन का विश्लेषण का आधारित होता है। अध्ययन का तरीका देखें तो ये पाठ्यक्रमात्मकता के उपयोग में जो देखें तो हम अध्ययन विषय और इकाइयों में विभाजित की जाती है, और ये विभिन्न रूपों में पाठ्यक्रम एवं समस्या सीमा तय होती है। जो पाठ्यक्रमात्मकता में है इसमें समय सीमा तय होती है, साथ ही साथ इसका जो विषय है उनमें चैप्टर वाइज बांटे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई बीए के कर रहे हैं और एमए कर रहे हैं, जैसे कि सेमेस्टर वाइज आपको होता है, हर 6 महीने में एक फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हो ही जाता है 6 से पहले पहले। फिर उसके बाद फिर आपके चैप्टर वाइज में बांट दिए जाते हैं, विषय अलग अलग दे दिए जाते हैं। तो इनका एक कह सकते हैं कि पाठ्यक्रमात्मकता का उपयोग इसमें की जा रही है। साथ ही साथ संदर्भ में देखें, संदर्भात्मकता में देखें तो इनमें ग्रंथ का अध्ययन होता है। संदर्भ पात्रों, कथन, भाषा और शैली इतिहास के आधार पर आधारित होता है। इसमें ना समय सीमा तय की जाती है ना कुछ। इसमें ज्ञान की गहराई तक दी जा जाती है, और जैसे हम महाभारत और रामायण वगैरह हो गए, ये हम पुराण वगैरह उससे इसमें आ सकते हैं। ज्ञान की गहराई की बात करें तो पाठ्यक्रमात्मकता का उपयोग में इसमें हम ज्ञान की अपेक्षा सतह होती है, क्योंकि ये एक मुख्य रूप से परीक्षा पर केंद्रित होती है और विस्तृत की जाती है। जैसे कि मैंने आपको हर सेमेस्टर वाइज आपके पेपर होते हैं, और मुख्य रूप से बच्चे इसमें पास होने की सोचते हैं और इसमें समय सीमा तय होती है, इसमें मार्क्स वगैरह लाते हैं। वहीं संरचनात्मकता में देखें तो यह गहन पर आधारित होता है। इसका जितना गहराई से अध्ययन किया जाए उतना ही बेनिफिट है। ये ग्रंथ पर पहलू पर आधारित होता है। इसमें चौथा पॉइंट देखें तो लचीलापन। पाठ्यक्रमात्मक का उपयोग देखें तो ये कठोर और संचित होता है। इसमें कोई लचीलापन बहुत कम देखने को मिलता है। जिस तरह से हम समय सीमा तय की जाती है, मान लीजिए कोई पेपर है, आपको उसमें पास होना ही है, पास होंगे तो अगले वाले में जाएंगे, तो ये थोड़ा कठिन है। और इसमें कोई लचीलापन भी नहीं है, मतलब कि ये नहीं चूंकि तुम जाओ जाओ पास हो जाओ, ऐसे वाला नहीं है इसमें सीन कोई। तो ये पाठ्यक्रमता का उपयोग में देखेंगे। और फिर में इसके विपरीत देखें तो संदर्भात्मकता का उपयोग में देखें तो ये अधिक लचीला होता है। अध्येता स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये ग्रंथ ग्रंथ के किसी भी पहलू पर अध्ययन पर केंद्रित होते हैं। इसमें समय सीमा कोई तय नहीं की जाती है। इसमें फुल स्वतंत्रता होती है, जब मर्जी आप पढ़ ले, जब मर्जी आप रख दे। तो इस तरह से आप ये इसके अंदर लचीलापन देखने को मिलता है हमें दोनों में। और पाठ की भूमिका को देखें तो हम पाठ्यक्रमात्मक का उपयोग में देखें तो इसमें पाठ का केवल एक विद्यार्थी की भूमिका होता है, और ये सामग्री समझता है और याद रखता है। वहीं इसके विपरीत में देखें तो संरचनात्मक का उपयोग इसमें पाठ्यक्रम का शोधकर्ता के द्वारा की जाती है। आलोचक इसकी भूमिका निभाता है शोधकर्ता द्वारा, जो ग्रंथ की गहराई की समझ विकसित करता है। एवं उपयोगिता के बारे में देखें तो पाठ्यक्रमात्मक का उपयोग में ये मुख्य रूप से शैक्षिक संस्थानों और शिक्षार्थियों के लिए उपयोगी होता है, जैसे डिग्री परीक्षा के लिए उपयोग में की जाती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ऊपर बताया था। उसके बाद उसके बाद हम देखें तो संरचनात्मकता के उपयोग में ये हम देख सकते हैं
वहीं उपयोगिता अध्ययन के रूप में देखें तो पाठ्यज्ञानात्मक का उपयोग ग्रंथ को मात्र अध्ययन के रूप में देखा जाता है, वहीं पढ़ने और उत्तर देने के लिए केंद्रित होता है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि किस प्रकार से हम इसमें सेमेस्टर वाइज और पास होना अनिवार्य की जाती है। वहीं इसका बी में देखें तो इसके विपरीत में संरचनात्मकता में ये ग्रंथ को एक जीवित और विकसित विचारधारा के रूप में देखा जाता है। जैसे हमारा रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये सब क्या है, आज भी एक जीवित है, जिसको हम पढ़ के उसके जानने को साथ साथ उसका आनंद लेते हैं। वहीं इसका रूप में विश्लेषण, आलोचनात्मकता और गहराई का मौलिकता को बढ़ावा देता है। वहीं 8वां पॉइंट देखें तो शिक्षक और छात्र की भूमिका। जो शिक्षक पाठ्यक्रम के उपयोग में देखें तो शिक्षक का अध्ययन सामग्री प्रस्तुत करती है और छात्र उसे याद करता है। शिक्षक और छात्र के बीच संवाद अपेक्षाकृत सीमित होता है। शिक्षा का जो पढ़ाने का और छात्र उसे याद करते हैं, साथ ही साथ उसके छात्र के बीच संवाद सिर्फ पढ़ाई तक सीमित रहता है। वहीं संरचनात्मक का उपयोग में से विपरीत में देखें तो शिक्षक एक मार्गदर्शक सहायक भूमिका निभाता है, जो छात्र को स्वतंत्रता और दिशा को दोनों प्रदान करता है। शिक्षक और छात्र के एक बीच विचार विमर्श और चर्चा की प्रक्रिया अधिक होती है। इसमें रोक टोक नहीं होता, जितना विद्यार्थी उसके जागरूक है, जिस चीज़ को जानना चाहता है, अगर वह शिक्षक एक उसको जानता है तो उसको जरूर बताएगा और इसकी बातचीत लंबी तरह से चलती है। निष्कर्ष में दोनों उपयोग हम देखे हैं, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि उपयोग छात्रों में व्यक्तित्व और परीक्षाओं के केंद्रित की जाती थी पाठ्यक्रम के अनुसार, जबकि संरचनात्मक उपयोग में देखें तो गहराई, व्यापकता और आलोचनात्मक दृष्टि पर प्रदान करती है। किसी भी ग्रंथ का समग्र सटीक अध्ययन करने के दोनों के उपयोग के लिए एक संतुलन सबसे उचित मानी जाती है। दूसरा क्वेश्चन हम देखें तो रूसो का इस कथन से क्या अभिप्राय है कि व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है और हर जगह पाबंद, यह विवेचना कीजिए। रूसो के द्वारा एक बुक लिखी गई थी, ग्रंथ लिखी गई, जिसका रूसो का नाम था द सोशल कंट्रैक्ट, जिसमें सामाजिक अनुबंध यह प्रस्तुत करता था, जिसमें मानव की स्वतंत्रता, समाज में उसकी स्थिति और सामाजिक व्यवस्था के परिभाषा व्यक्त करता था। इन बिंदुओं के माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार से रूसो की जो बुक है उसके द्वारा दी गई मानव में स्वतंत्रता किस प्रकार से व्यक्त करती है मानव को जन्मजात से। ये विचार रूसो के द्वारा 1962 में लिखी गई थी। इन्हें दिया गया था, जो स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक के बीच के संघर्ष का वर्णन करता है। द सोशल कंट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध। इनका मानना था कि मनुष्य का मूल्य स्वभाव स्वतंत्र है और सहजता से भरा हुआ है, लेकिन ये सभ्यता के विकास ने उसे बंधनों में बांधकर रख दिया है। जैसे कि आज हम देखने को मिलता है कि आज जो भी कार्य करते हैं हम सरकार के द्वारा अंदर रह के ही कार्य करते हैं, कानूनी रूप से कार्य करते हैं। तो ये उसके विपरीत है, जिसने रूसो ने अपने बुक के द्वारा अपनी ये सवाल उठाया, यानी प्रश्न उठाता है कि स्वाभाविक स्वतंत्रता को छोड़कर समाज में हिस्सा क्यों बनता है, क्या वह समाज की वास्तविकता को स्वतंत्र पा सकता है। तो रूसो के द्वारा जो दिया गया एक क्वेश्चन उठाया गया, तो क्या ये सच में, पर रूसो के द्वारा जो मत दिए गए वो जो भी है वो एक काल्पनिक दृष्टि से देखा जा सकता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं माना जा सकता। वहीं पहले इसका पॉइंट जो है प्राकृतिक स्वतंत्रता के विचार। रूसो का मानना था कि मानव स्वभाव जो स्वतंत्र पैदा होता है और प्रकृति में व्यक्ति बिना किसी भी समाज में प्रतिबंध या बंधन के स्वतंत्र रूप से जीवन व्यक्त करता है। हम देखा जाए तो कोई 5 साल के 1 से 5 साल के बीच में ज़्यादातर रोक टोक नहीं होती बच्चों पे, तो हम ये कह सकते हैं कि जो जन्म जो होता है 1 से 5 में उनकी फुल स्वतंत्रता दी जाती है। मतलब ये कह नहीं सकते कि कोई भी गैर कानूनी काम कर सके, पर उतनी माँ बाप के द्वारा स्वतंत्रता दी जाती है कि वो अपने स्वभाव प्राप्त कर सके, मतलब स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। वहीं प्राकृतिक अवस्था, मनुष्य अपनी मूलभूत स्वतंत्रताओं को पूरा करने के लिए स्वतंत्र है और वह किसी भी कृत्रिम नियम या आदेश में पाबंद नहीं है। रूसो ने प्राकृतिक स्वतंत्रता को कहा, रूसो इसे प्राकृतिक स्वतंत्रता कहा जो स्वाभाविक और सहज है। सामाजिक व्यवस्था के बंधन, इसमें हम 3 प्रकार के बंधनों को हम जानेंगे। पहला है कानूनी बंधन, दूसरा है सामाजिक बंधन का मापदंड एवं आर्थिक असमानताएं, जिसमें हम तीनों के जो है, जैसे जैसे हम समाज में गठन हुए वैसे सभ्यता का विकास हुआ और मानव ने अपनी स्वतंत्रता खो दी, व्यक्ति के हितों के समूहों के लिए दिया गया। रूसो ने इसे सामाजिक अनुबंध का कहा, जो कई रूपों में विभाजित था। पहला जो है कानूनी बंधन, जिसमें कानून, नियम और व्यक्ति के लिए कार्य पर नियंत्रित करता है। दूसरा है सामाजिक मापदंड, जिसमें परंपराएं, रीति रिवाज और सामाजिक दबाव। वहीं आर्थिक असमानता, धन, शक्ति और संसाधनों के लिए असमान वितरण और पैदा हुआ जो असमानता इन दिनों गहराई बढ़ती जा रही है, इसमें गरीबों और अमीरों के रूप में, ये हम सामाजिक व्यवस्था के अनुबंधन में देखते हैं। वहीं विरोधाभास है तीसरा पॉइंट जो हमारा है, विरोधाभास जो स्वतंत्रता बना बंधन। रूसो का कहना था कि मानव समाज के लिए एक महत्वपूर्ण विरोधाभास की ओर संकेत करता है। व्यक्ति और स्वतंत्रता के साथ साथ जन्म लेता है, लेकिन जैसे जैसे वो समाज में हिस्सा बनता है वो सामाजिक बंधनों एवं संस्थानों और व्यक्तियों के लिए बंधन में बन जाता है। और ये जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बच्चे को उदाहरण दिया था कि 1 से 5 साल के बच्चे में उतना कोई सहज और बुद्धि नहीं होती, जो अपनी मनमांजी करता रहता है।
वहीं अगर हम देखें तो 18 से 20 में जो अब व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है वो एक कानूनी रूप से बंधित होती है। मतलब वो कोई भी कोई भी कदम उठाता है तो सोच समझ के उठाता है, ना कि उसे कोई क्षमादंड की कोई नई गुंजाइश नहीं होती। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता में देखी जाए तो एक कैद की जा रही है धीरे-धीरे, वही रूसो ने अपने भाषण में बताया था। वहीं समाज में रहते हुए व्यक्ति एक-दूसरे के साथ मिलकर रहना पड़ता है, इसके लिए उसने व्यक्तिगत हितों का कुछ हिस्सा त्याग करना पड़ता है। मान लीजिए कोई अ, एक धर्म के ऊपर ही लेके देखते हैं, मान लीजिए कोई हिंदू है और एक मुसलमान है या फिर कोई सिख है, तो इन तीनों के बीच में एक विभाजित एक रेखा बनी गई है, कानूनी रूप से भी और व्यक्ति रूप से भी, जो समाज में रहने के लिए एक बंधन के रूप में उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कोई हिंदू के घर में कोई मुस्लिम नहीं खा सकता, इसके घर में वो नहीं खा सकता, तो ये एक खान-पान के रूप में भी और कपड़े के रूप में भी देखने को मिलता है, जो सामाजिक विरोधाभास जो रूसो के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। ये व्यक्ति के समाज में रहने के लिए सारे कार्य करने पड़ते हैं। रूसो ने ये विरोधाभास के द्वारा समझाने की कोशिश किया है। वहीं चौथा पॉइंट देखें, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। रूसो ने समाज अनुबंध के माध्यम से समस्या का समाधान प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि एक आदर्श समाज में व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता त्याग करता है, लेकिन बदले में सामूहिक स्वतंत्रता मिलती है। बिल्कुल सही बात है, जैसे कि मैंने अभी आपको उदाहरण के रूप में समझाया, ठीक उसी पर ही लागू होता है। सामाजिक अनुबंध समझौता जिसमें लोग अपनी स्वाभाविक स्वतंत्रता के रूप में सामूहिक हित को त्याग करके निर्माण करता है, तभी सफल हो सकता है जब सामूहिक इच्छा पर आधारित हो, जो 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 सभी के लिए भले के लिए कार्य करता हो। अनुबंध को प्रकृति के रूप में दो रूप देखे जाते हैं। पहला है स्वाभाविक बंधन, दूसरा है क्रिमित बंधन, तीसरा है आर्थिक। इसमें हम कह सकते हैं आर्थिक। तो मुख्य रूप से हम स्वाभाविक बंधनों में देखें, मानव का स्वभाव किस प्रकार है, प्रकृति से जुड़े हैं और शारीरिक सीमाएं किस प्रकार से होती है। वहीं क्रिमित में देखें, जो कानूनी, धर्म, सांस्कृतिक, जैसे कि मैंने आपको बताने की कोशिश करी है इसमें विरोध भाषा में, कि एक ऐसे हिंदू और मुस्लिम अपने आपस में खान पान को, कपड़े को, सहज को लेकर और बोलबास को लेकर आपस में एक सामाजिक बंधन में बंधे हुए हैं, जो समाज में रहने के लिए वो उनके ऊपर होता है। वहीं आर्थिक में देखें, धन और संसाधन के रूप में असमानता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ये अधिक शक्तिशाली होते जा रही है, बाकी लोगों के बीच अधीन हो जा रही है, जो मानव रूप से एक गरीब और अमीरों के बीच में उदाहरण देने की कोशिश करता है रूसो। फिर रूसो ने संपत्ति के अधिकार और समानता का मूल्य प्रबंधन के कारण बताता है। डी में देखें तो हम बंधन, जिसके बारे में अधिनायकतावाद सरकार और शासक के बारे में, जो अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए जनता की स्वतंत्रता को नियंत्रित करता है। वहीं रूसो ने छठा अपना एक उसी सामाजिक अनुबंध में बताया कि स्वतंत्रता के पुनः प्राप्ति या वास्तविक स्वतंत्रता किस प्रकार से विचार होते हैं। रूसो ने अपने मनुष्य की स्वाभाविक स्वतंत्रता को पूरी तरह से खोने की बजाय उसने नए रूप में प्राप्त कर सकता है। उन्होंने नैतिक स्वतंत्रता की एक पहल प्रस्तुत करी, मॉरल फ्रीडम, जिसमें व्यक्ति की सामूहिक इच्छा का पालन करते हुए अपने समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाता है और वास्तव में स्वतंत्रता प्राप्त करता है। नैतिक स्वतंत्रता का मतलब यह है कि ये स्वतंत्रता सामाजिक अनुबंध के माध्यम से प्राप्त की जाती है। व्यक्ति सामूहिक इच्छा का पालन करते हुए नैतिक समाज के प्रति कर्तव्यों का पालन करता है। यह तीसरा पॉइंट यह है कि स्वतंत्रता स्वाभाविक नियंत्रण स्वयं पर आधारित होती है, नैतिक स्वतंत्रता के माध्यम से बताया रूसो ने। वहीं सातवां पॉइंट देखें, आधुनिक में इसकी क्या प्रासंगिकता है। आधुनिक संदर्भ में रूसो का एक कथन आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि आधुनिक समाज में लोग कानून, समाज और आर्थिक संस्थाओं के माध्यम से जड़े हुए हैं, यानी पकड़े हुए हैं। ये जो भी कार्य करते हैं एक समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी, नियम और उसके अनुसार ही चलता है मानव। स्वतंत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच में संतुलन स्थापित करना आज भी एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है, जैसे गरीबी और अमीरी के रूप में देखने को मिलता है। गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर और गरीब और होते जा रहे हैं, तो बीच की खाई और बढ़ती जा रही है, इसमें संतुलित नहीं हो पा रहा है। वहीं ये कथन हम सोचने में मजबूर करता है कि क्या समाज और राजनीति के वास्तव में व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है या उसे बाधित करता है। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया वो आपको पता चल गया होगा। रूसो का ये कथन आज भी एक प्रासंगिक है, जिस तरह से इसमें बताया गया है तो सच में आज भी एक प्रासंगिक देखने को मिलता है। पर रूसो के कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आज भी नियम और कायदे के अंदर रह के वो व्यक्ति को लाभ प्राप्त कर रही है। इसमें राजनीतिक स्वतंत्रता को होने के बावजूद भी कई देशों में लोगों की स्वतंत्रता राजनीतिक सत्ता को नियंत्रित करती है, बिल्कुल सही बात है। आर्थिक असमानता, पूंजीवाद, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में सामाजिक अनुबंध को निभाता है। सामाजिक दबाव आज भी समाज में व्यक्ति की परंपरा और सामाजिक अपेक्षा को बढ़ावा देता जा रहा है, ये स्वतंत्रता बाधित कर रहा है। औद्योगिक में देखिए, आधुनिक तकनीक, इंटरनेट और सामाजिक मीडिया के माध्यम से जहाँ स्वतंत्रता की भ्रम मात्रा बढ़ गई है। इसके संविधान के रूप में रूसो ने कुछ अपने पॉइंट बताया, यानी अपने मत दिए, जिसमें से रूसो की स्वतंत्रता का मूल रूप से है मानव का स्वतंत्रता अधिकार माना जाता है, क्योंकि बनाए जाए सामाजिक अनुबंध के माध्यम से की जाती है और ये समाज में सामाजिक स्थापित करती है। सामान्य में जो समाज के रूप में स्थापित की आवश्यकता हो जाती है। वहीं विचारों की स्वतंत्रता का अर्थ केवल बंधनों से मुक्ति नहीं है, बल्कि वो समझने की आवश्यकता होती है। इनका मानना था कि केवल बंधनों से मुक्ति नहीं हो सकती, बल्कि ये समझने की आवश्यकता होती है कि व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्य के प्रति कैसे संतुलन बना सकता है। बहुत अच्छे पॉइंट उन्होंने बताया था।
ये आज भी हम पे लागू हो सकता है और होता है। इनके विचारों में हमने ये हमारी आधुनिक संस्थाएं, नियम और समाज में वास्तविक सुंदरता की ओर ले जा सकता है, हमें बंधनों से जकड़ रहे हैं। कुछ इनके प्रासंगिक आज भी कुछ जो है वो माना नहीं जाता है और इनकी प्रासंगिक और आलोचना की जाती रही है दूसरों के द्वारा। निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं, मनुष्य प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र है, लेकिन समाज और सभ्य के साथ एक बंधन के रूप में बंधा हुआ है। वहीं स्वतंत्रता और समाज में जिम्मेदारी के प्रति वो ध्यान केंद्रित करता है। रूसो ने समाज में अनुबंध के माध्यम से दुविधा और समान प्रस्तुत की, जिसमें व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता त्याग कर सामूहिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है, जो समाज में जीने के लिए जरूरी है। ये विचार आधुनिक समाज में स्वतंत्रता, समानता और समाज की न्याय के रूप में मार्गदर्शन के सिद्धांत बना हुआ है। हम जानेंगे तीसरा प्रश्न, जो है मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकतावाद के मूल्य तत्व क्या है, और इसके ऊपर सुविस्तार लिखेंगे, यानी निबंध के रूप में एक देखा जाता है। तो हम तीसरे क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स के द्वारा यही भौतिकतावाद का दिया गया था मत। कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकतावाद के तात्पर्य से इतिहास, समाज के प्रति किया परिस्थितिकी और उत्पादन के रूप में निर्धारित था। इनका कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा प्रतिपादित किया गया। यह इतिहास समझने के लिए हमें वैज्ञानिक दृष्टि को प्रस्तुत करता है, जो ऐतिहासिक भौतिकतावाद के मूल्य तत्व निम्नलिखित देखने को मिलेंगे। हम इनके द्वारा हम समझेंगे कि कार्ल मार्क्स का जो भौतिकतावाद के तत्व क्या हो सकते हैं और किस तरह से लाभदायक हो सकते हैं। पहले हमारा भौतिक परिस्थितियाँ का प्रधान तत्व है, जो हम देखने को मिलेंगे कि भौतिकतावाद, ऐतिहासिक भौतिकतावाद की क्या है, जो भौतिक परिस्थिति में जैसे उत्पादन, ये साधन और उत्पादन के संबंध, ये दोनों ही अलग व्यापार जरूरी है, जो किसी भी समाज के आर्थिक आधार पर नियंत्रित करता है। भौतिक उत्पादन की प्रक्रिया हम साधन साधन समाज की संरचना, उसकी संस्कृति, विचारधारा को प्रभावित करती है। उदाहरण को हम देखें तो कृषि आधारित समाज और औद्योगिक समाज में संरचना जीवन शैली में अंतर दोनों है। आर्थिक आधार पर अधिरचना, समाज में दो प्रमुख भाग विभाजित थे, पहला आर्थिक आधार, दूसरा है अधिरचना। यानी आर्थिक आधार यानी बेस, यानी जिससे हम उत्पादन के साधन जैसे कि जमीन, मशीनें और पूंजी, आर्थिक उसमें उत्पादन संबंध मजदूर और मालिक के बीच में संबंध शामिल स्थापित करता है। दूसरा पॉइंट है हमारा अधिरचना, सुपर स्ट्रक्चर्स। इसमें हम राजनीतिक, कानूनी और सांस्कृतिक धार्मिक संस्थान के बारे में जानते हैं। आर्थिक आधार पर अधिरचना निर्धारित करता है कि पूंजीवादी आर्थिक आधार पर समूह किस प्रकार से नियंत्रित कर रहा है। तीसरा जानेंगे हम इतिहास के भौतिकतावाद का व्याख्या। ठीक है, इसमें हम अलग अलग कार्ल मार्क्स इतिहास में वर्ग संघर्ष के रूप में अपना इतिहास को कहा बताया है। इतिहास के विकास को उन्होंने आर्थिक उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन का बताया रूप में देखा गया है। इतिहास में कुछ ऐसे हैं जैसे कि चरणों में विभाजित है, आदिम साम्यवाद, दास प्रथा, सामंतवाद, पूंजीवाद और समाजवाद एवं साम्यवाद। ये हम इनके माध्यम से समझेंगे किस प्रकार से कार्ल मार्क्स ने अपने दिए मत। आदिम साम्यवाद, जिसमें आज हम समाज में प्राथमिक चरण के रूप में देखे जाते हैं, जिसमें जब मनुष्य छोटे छोटे समूह में प्रकृति पर निर्भर होता है। मुख्य इसमें उत्पादन में ये देखेंगे कि विशेषता इसकी क्या है। उत्पादन के साधन जैसे मशीन और औजार सामूहिक स्वामित्व में होते हैं। वहीं समाज में कई वर्ग विभाजित नहीं होते, बिल्कुल समाज में कई वर्ग विभाजित नहीं होते हैं, बिल्कुल। और साथ ही साथ संसाधनों का समान वितरण भी होता है। शिकार्य, खाद्य संग्रहालय और बाद में प्रारंभ हुए कृषि चरण, जैसे कि हम खाना बदोशी जो होते थे, या फिर जो उपनिवेशवाद और एंसेंट के जो देखे जाते हैं, उसमें क्या एक कबीले के रूप में रहकर एक दूसरे की मदद करते थे, शिकार करते थे, आपस में बांट लेते थे, और जो भी उनको फल फ्रूट मिलता था उनमें आपस में के रूप में खाते थे। उसमें क्या थी, आदिम काल के रूप में देखा जा रहा है। इसमें वही बताया गया है, शिकार भी साथ में करते हैं। अंतर कैसे हुआ, जैसे जैसे उत्पादन के साधन विकास हुआ, निजी संपत्ति का जन्म हुआ और ये प्रणाली समाप्त हो गई। इससे दास प्रथा का उदय हुआ। कबीला में ही कोई जैसे जैसे संसाधन मिलते गया, उसी प्रकार से लोगों ने अपने जीवन परिवर्तन कर लिया और उसके एक नया रूप के रूप में जन्म लिया हो है दास प्रथा। कबीले का मुखिया के रूप में अपने रूप में देखा जाने लग गया। दास प्रथा निजी संपत्ति की शुरुआत हुई और समाज में वर्गों में विभाजित हो गया। बड़े बड़े मालिक, सामंतवाद और लॉर्ड्स जो है, ये सब छोटे गरीबों मजदूरों को अपनी दास बना के रखते थे और उनसे कम शुल्क पे, कम रुपए के माध्यम से उनमें करते थे। मुख्य उत्पादन साधनों में वर्ग जो है उत्पादन के रूप में हम देखने को मिलेंगे कि उत्पादन साधनों पर शासक वर्ग, जो मालिक होता था उसका अधिकार होता था, जिस जमीन होता था उसका ही होता था। दास को उत्पादन का मुख्य स्रोत माना जाता था, क्योंकि खेतों के रूप में खेतों के ऊपर दास कार्य करते थे। दासों को संपत्ति के रूप में देखा जाता है तथा इनके साथ मानवीय व्यवहार किया जाता है। राज्य और शासकीय तंत्र में विकास हुआ।
हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे तो आपको 10 प्रथा के रूप में पता चल जाएगा कि 10 प्रथा की 10 जो है वो किस प्रकार से कार्य करते थे, उनका जीवन या जीवन शैली क्या थी, उनमें क्या उन्होंने अपने जीवन में क्या विकसित कितनी लड़ाइयाँ लड़ी राजाओं के प्रति। अंतर तब हुआ जब दास प्रथा ने इसका विद्रोह किया, और जैसे जैसे ये समय बीतता गया दासों ने एक होकर विद्रोह कर बढ़ाने लगे, जिसमें उत्पादन प्रणाली अधिक हो गई, जिसमें समाजवाद का उदय हुआ। समाजवाद जो दास प्रथा के ऊपर कार्य कर रहे थे। समाजवाद फ्यूडलिज्म ये मुख्य रूप से मध्यकाल के रूप में देखने को मिला, जहां हमने भूमि के उत्पादन का मुख्य साधन के रूप में देखते हैं। विशेषता देखें तो भूमि सामान जो जमीन का मालिक होता है वो खुद थे, जबकि किसान सिर्फ कार्य करते थे। किसान अपनी उपज का एक बड़ा हिस्सा कर के रूप में समाज को देते थे। समाज एक कड़ी सामाजिक श्रेणी के रूप में उभरा, ऊंची श्रेणी के रूप में। राजनीतिक शक्ति सामंतों और चर्चों के हाथ में केंद्रित थी। जो राजनीतिक शक्ति सामंत और चर्च के हाथ में केंद्र, अब जानते हैं कि एंशिएंट से लेकर मिडिवल तक के जो चर्च का भूमिका बड़ा हुआ है। मिडिवल में खास करके जो चर्च के पोप हैं जो यूरोपियन कंट्री हैं उनमें देखने को मिला। अतः जैसे जैसे व्यापार और उद्योग का विकास हुआ, नए नए वर्ग बजुआ एवं पूंजीपति वर्गों में उभरा। यह वर्ग समाजवाद के विद्रोह में खड़ा हुआ और पूंजी के बीच के रूप में उभरने को शामिल हुआ। वहीं चौथा पॉइंट देखें तो पूंजीवाद। पूंजीवाद जैसे कि मार्क्स ने इसकी अपने पक्ष में लिया है। पूंजीवादी युग का चरण है जहां उत्पादन निजी संपत्ति का मुख्य रूप में देखने को मिलता है, जिसमें केवल लाभ प्राप्त करना होता है। उत्पादन का उद्देश्य केवल है लाभ कमाना। पूंजी वर्ग उत्पादन साधनों को समाप्त होना, मजदूरों के वर्गों के बीच अपनी श्रम शक्ति का विभाजन और उत्पादन के साधन मशीनों का उपयोग होता था, जिसके माध्यम से आर्थिक असमानता बढ़ती गई। पांचवा है समाजवाद। समाजवाद सोशलिज्म, जिसमें ये क्रांति के बाद स्थापित हुआ, यानी मिडिवल के जैसे ही अंत होना चालू हुआ वैसे ही सोशलिज्म का जन्म ले लिया, जिसमें मजदूर वर्ग का प्रभुत्व देखने को मिला। उत्पादन के साधनों में सामाजिक और सामूहिक स्वामित्व हुआ, वर्ग विभेद में अंत और समानता स्थापित की गई। लक्ष्य लोगों की आवश्यकता को पूरा करना होता था, न कि लाभ कमाना। सरकार द्वारा नियंत्रित उत्पादन और वितरण पर होता था, जो समाज के सभी वर्गों के लिए मूल्य के बाद में साम्यवाद का उदय हुआ। साम्यवाद कम्युनिज्म, जिसमें हम ये समाज के अंतिम और आदर्श चरण के रूप में देखने को मिला। न कोई वर्ग और न कोई शोषण के रूप में जाना जाता था, न कोई वर्ग न कोई शोषण। और इसमें उत्पादन के साधनों का सामूहिकत्व होता था। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार एक दान की आवश्यकता प्राप्त कर सकता था। राज्य सरकार और कानूनी तंत्र में समाप्त हो जाता था जाएगा, क्योंकि वो समाज का सुनियंत्रित होगा। इसका पुण्य समानता और स्वतंत्रता पर स्थापित की जाने लगी। चौथा पॉइंट है उत्पादन के साधन और उत्पादन के संबंध। उत्पादन के साधन जैसे भूमि, मशीन और श्रम। वही उत्पादन संबंध में मालिक, मजदूर और सरदार किसान जैसे किसान में आते हैं। जब उत्पादन साधन में उत्पादन हो जाती है, वर्ग के रूप में देखें तो समाज में दो वर्ग होते थे। पहला शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। जिसके पास उत्पादन के साधन होते हैं उनका शोषण करते थे, और शोषित वर्ग जिसमें श्रम आता था उनका श्रम का द्वारा शोषित की जाती। दोनों ही वर्ग बीच में संघर्ष और क्रांतिकारी कारण बना। समाजवाद के जमींदार, पूंजीवादी और मालिक मजदूरों के रूप में उभरा। यह है हमारा क्रांतिकारी। आठवां क्रांतिकारी जो समाज में परिवर्तन लाया। मार्क्स ने कहा है कि समाज में परिवर्तन क्रमिक रूप से नहीं हो सकता, बल्कि क्रांति के माध्यम से ही हो सकता है। जब शोषित वर्ग संगठित होकर पुरुष वर्ग और खिलाफ खड़ा हो जाता तो क्रांति होती थी और समाज में स्थापना होने लगा। वही भौतिक शक्तियों की बात करें तो इसके भौतिक शक्तियों के रूप में हम देखने को मिलता है कि भौतिक शक्तियाँ जो संबंध में उत्पादन के संबंध बीच के संघर्ष और परिवर्तन लाता है, साथ ही साथ उत्पादन के संबंध में पुराना हो जाता है और भौतिक शक्तियों के विकास में बाधा डालता है, जो समाज को एक क्रांतिकारी होती है। उदाहरण के रूप में औद्योगिक क्रांति ने समाजवाद उत्पादन, जैसे कि ब्रिटिश और जर्मनी में उद्योग क्रांति हुआ, उस तरह से लोगों ने और ज़्यादा उत्साहित होकर ये इसके मुंह मोड़ने इसके रास्ते पे चल बैठे। सातवां है ऐतिहासिक परिवर्तन का द्विनात्मक। मार्क्स ने द्वितांतात्मक भौतिकतावाद का उपयोग में ऐतिहासिक बंधनों को समझने के लिए किया। द्वितात्मकता जिसमें 3 चरण होते थे: थीमिस मजदूर स्थिति, एंटीथीमिस जिसके विरोध के उत्पन्न शक्ति, थीमिस जिसमें संघर्ष के उत्पन्न होते थे। इतिहास इसे द्वितात्मक प्रक्रिया के रूप में देखने को मिलता है। दूसरा है सामाजिक चेतना। सामाजिक चेतना के निर्धारण। मार्क्स ने कहा कि मनुष्य सामाजिक
समाज में अस्तित्व चेतना को निर्धारित करता है और इसका अर्थ है कि व्यक्ति की सोच, विचार और वैचारिक संस्थाएं जो आज भी संरचना जो भौतिक परिस्थितियों के रूप में देखने को मिला। 10वां पॉइंट है भविष्य में साम्यवाद, जो कार्ल मार्क्स ने भविष्य के रूप में देखा जिसमें कोई वर्ग नहीं होगा, उत्पादन के साधन सामूहिक स्वामित्व होगी, हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार योगदान करेगा और उसके अनुसार वो प्राप्त करेगा। निष्कर्ष, कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकतावाद को मानव समाज के विकास और परिवर्तन को समझने का एक वैज्ञानिक तरीका बताया। यह सिद्धांत समाज में हर चरण और उत्पादन के संबंध पर आधारित होता था। कार्ल मार्क्स ने दृष्टिकोण केवल इतिहास को व्याख्या करने के लिए तक नहीं था, ये बल्कि समाज में शोषण और असमानता को समाप्त करने के लिए पूर्ण रूप से सामाजिक स्थापना को मार्गदर्शन का प्रस्तुत करता था। हम चौथा क्वेश्चन बात करें तो गांधी जी के हिंद स्वराज पर एक लेख यानी निबंध के रूप में देखते हैं हम इसको। महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज। महात्मा गांधी का हिंद स्वराज उनके विचार, दर्शन और मूल दस्तावेज के रूप में उभरा, जिसमें भारतीय समाज में राजनीतिक विचार प्रस्तुत की। ये हिंद स्वराज जो स्वराज 1909 में लिखी गई थी, ये महात्मा गांधी के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में स्वराज आत्मशासन का विचार था, जिसमें हिंद स्वराज केवल राजनीतिक और आह्वान नहीं था, बल्कि एक भारतीय पुनर्निर्माण का दिशा में गहन अध्ययन और सामाजिक दृष्टिकोण बताता है। हिंद स्वराज का उद्देश्य यही था कि महात्मा गांधी जी का मानना था कि इसका मुख्य रूप से भारतीय में समाज के स्वयं शासन और आत्मनिर्भरता की ओर समझना था। गांधी जी ने इस पुस्तक के माध्यम से पश्चिमी आधुनिकतावाद, जिसमें औद्योगिक उपनिवेशवाद और कुट्टू आलोचना की और भारतीय जीवन पद्धति के रूप में आदर्श के रूप में बताया। गांधी जी ने हिंद स्वराज को केवल ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुक्ति प्राप्त करवाना नहीं था, बल्कि भारत को आत्मनिर्भरता, नैतिकता और संसाधन पर नियंत्रित करना था। जीवन के जीने के आदर्श के रूप में देखा जाता था। उनका मानना था कि भारतीय समाज में केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक नए समाज की स्थापित करना चाहिए जो सच्चे के रूप में आत्मनिर्भर, नैतिक और अहिंसक हो। गांधी जी के अनुसार स्वराज का मतलब केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि एक समाज के आर्थिक नैतिकता और स्वतंत्रता के रूप में दर्शाता है। हर व्यक्ति आत्मनिर्भर स्वतंत्रता के मानव एक मानसिक क्रांति के रूप में अग्रसर होता है। जो हिंद स्वराज में गांधी जी ने भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं को आलोचना की और वैकल्पिक समाज की परिकल्पना की, जिसमें सभी वर्गों को जातियों के आधार पर समान अधिकार दिए जाए। स्वराज का अर्थ है, महात्मा जी के अनुसार स्वराज का मतलब केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता, आत्मशासन और उन्हें समाज को एक नैतिकता को आधुनिकता के आधार पर देखा जाता है। गांधी जी का मानना था कि जब व्यक्ति अपने आंतरिक दोषों से विजय प्राप्त कर ले तो वही उसकी स्वतंत्रता है। जब व्यक्ति अपने आंतरिक दोषों का विजय प्राप्त कर ले वही एक उसकी स्वतंत्रता है। गांधी जी ने पश्चिमी सभ्यता की आलोचना करी। गांधी जी ने पश्चिम सभ्यता की आलोचना में शैतानी सभ्यता को रूप में देखा। शैतानी शब्द में कहा, जिसमें भौतिकतावाद आत्मकेंद्रित और अमानवीय है बताया। पश्चिम सभ्यता उन्हें केवल भौतिक उन्नति पर केंद्रित बताया, जो मानव जीवन के लिए मूल्य को नष्ट कर देती है। उन्होंने ये बताया कि आधुनिक विज्ञान, चिकित्सा और मशीनों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता के विपरीत बताया। भारत सभ्यता की प्रशंसा। महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता को आध्यात्मिकता, नैतिकता और सामंजस्य के प्रतीक बताया। उनके अनुसार भारतीय समाज का उद्देश्य धन, शक्ति नहीं, बल्कि धर्म, कर्तव्य और समुदाय की सेवा है। उन्होंने भारतीय ग्राम व्यवस्था को आदर्श बताया है गाँव के रूप में। उन्हें चौथा पॉइंट बताया अहिंसा और सत्य। गांधी जी ने हमेशा अपने हिंसा के चलते अंग्रेजों के प्रति विजय प्राप्त करी है। उन्हें स्पष्ट किया कि हिंसा से प्राप्त स्वतंत्रता वास्तविक स्वतंत्रता नहीं हो सकती। जैसे कि आज़ादी के समय जो भगत सिंह ने जो उनके ऊपर फांसी चढ़ाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा, वो अहिंसा के रूप में गांधी जी चाहे तो उनको रुकवा सकते थे, पर वैसा हिंसा के प्रति वो नफरत करते हैं। हिंसा जो करेगा उसके प्रति वो नफरत एक तरह से देखने को मिला है।
उनका मानना था कि अहिंसा के केवल दूसरा हानि पहुंचाना या सीमित नहीं है, बल्कि एक सक्रिय प्रेम और करुणा के रूप में भावना के देखा जाता है। गांधी ने शिक्षा और नैतिकता के ऊपर कहा कि उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जित नहीं बल्कि उनकी चित्रित निर्माण भी करना होता है। शिक्षा प्रणाली की आलोचना करी जो पश्चिम देशों को भौतिकतावाद पर आधारित थी। गांधी जी के विचारों में प्रासंगिकता। गांधी जी महात्मा गांधी जिसमें हिंद स्वराज के विचार का आज भी प्रासंगिक है। सतत विकास। गांधी के आत्मनिर्भरता और ग्राम स्वराज के विचार में आधुनिक पर्यावरणीय और सतत विकास का अवधारणा को प्रस्तुत करता है। मानव और नैतिकता। मानव नैतिकता सिद्धांत उपयुक्तवाद और भ्रष्टाचार के रूप में देखने को मिला, ये रूप में उभरा। आत्मनिर्भर भारत। गांधी के स्वदेशी का विचार आज भी मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को देखा जाता है। गांधी का सपना था, जैसे योजना चलाई जा रही है। और आलोचना की बात करें तो आधुनिकता के विरोध। आधुनिकता। गांधी जी ने आधुनिक विचार में कभी कभी अव्यवहारिक और अत्यधिक आदर्शवादी माना। पश्चिम सभ्यता की आलोचना करी। गांधी के पश्चिमी आलोचना करी जिसमें विज्ञान तकनीकी उद्योग को नजरअंदाज करता है। उद्योगकरण का विचार विरोध। उद्योगतावाद के आलोचना करी युग को पूर्ण स्वीकार करने में कठिन थी। जबकि उनके देखा तो हिंद स्वराज केवल एक पुस्तक नहीं है बल्कि गांधी जी के विचारों और आदर्शों के रूप में देखने को मिला। और यह आज भी आत्मचिंतन और स्वयं निर्णय का मुख्य समझने का प्रयास करता है। ये ग्रंथ सिखाता है कि सच्ची स्वतंत्रता बल्कि बाहराई से नहीं जिसके आत्म अंतर से है और सामूहिक चेतना से जागृति होती है, इनके द्वारा बताया गया। पांचवा है नीट्स के अच्छाई और बुराई को लिखित गई। नीट्स के अच्छाई और बुराई को विचार में फ्रीडरिक नीट्स जो जर्मनी दार्शनिक थे जिन्होंने पश्चिम दर्शन के रूप में गहरा प्रभाव डाला था। उनके अनुसार आधुनिक नैतिकता, सांस्कृतिक और मानवता के बारे में नए दृष्टिकोण प्रस्तुत किए, खास करके उनकी अच्छाई और बुराई के रूप में प्रस्तुत करी। विवाद स्पर्धा रही और नीतीशे ने पारंपरिक नैतिकता और धार्मिक विश्वासों पर तीव्र आलोचना करी। न केवल समय के समाज में प्रभावित था बल्कि 20वीं शताब्दी के बाद में दार्शनिक और समाजशास्त्रियों के गहरे तरीके चुनौती दी। नीतीशे की अच्छाई और बुराई के विचारों को समझने के लिए हमें नैतिकता के सिद्धांतों और उनके द्वारा दी गई आलोचना को समझना होगा। तो चलिए, पहला है पारंपरिक नैतिकता की अच्छाई और बुराई की आलोचना। नीतीश ने पारंपरिक नैतिकता में विशेषकर ईसाई नैतिकता की तीव्र आलोचना करी, जिनका मानना था कि पारंपरिक नैतिकता से ने अच्छाई और बुराई को एक मानकों में बांट दिया है जो केवल कमजोर और डरपोक व्यक्ति के हितों की रक्षा करता है। दास नैतिकता के रूप में परिभाषित किया, लोगों द्वारा बनाई गई थी जो उनकी शक्तिहीन और उनके पास किसी प्रकार की स्वतंत्रता या समर्थन नहीं थी। नीतीश ने कहा है कि पारंपरिक नैतिकता अच्छाई को पवित्र, निष्कर्षक और आत्मत्याग करने के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि शक्ति और महत्वाकांक्षा स्वार्थ के रूप में परिभाषित किया गया। लेकिन नीतीश ने यह तर्क दिया है कि दृष्टिकोण उसके पूरी तरह से अपर्याप्त है क्योंकि हर व्यक्ति सृजनात्मकता और प्रगति के रोकता था, जो उनके अनुसार लोगों की इच्छा और शक्ति का प्रयोग करते हुए लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। सच्चे नायक वो होते हैं जिन्हें बुराई के रूप में नकारा जाता नहीं। ओवरमेश और अच्छाई और बुराई के पुनः परिभाषित। नीतीश ने अपने ओवरमैन्स के रूप में यानी सुपरमैन के आदर्श के माध्यम से अच्छाई और बुराई को परिभाषित की। उनके अनुसार ओवरमैन्स जो वो व्यक्ति के पारंपरिक नैतिकता को पार करता है, अपने स्वयं मूल्य सिद्धांतों के रूप में स्थापित करता है। हर व्यक्ति न केवल अपनी इच्छा अवस्था या पालन करता है जबकि समाज के द्वारा निर्धारित की गई अच्छाई और बुराई के मार्गों को चुनौती भी देता है। नीतीश के अनुसार अच्छाई और बुराई समाज को सांस्कृतिक दृष्टि को निर्धारित नहीं करती की जा सकती बल्कि एक व्यक्ति के उद्देश्य निर्भर करता है। ओवरमैन्स के आदर्श का ये व्यक्तिगत हर आंतरिक शक्ति, लक्ष्य, सीमा और क्षमता को पहचानने में स्वयं को प्रभावित बताता है। स्वयं एक सृजनात्मकता से हर व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने का आगे बढ़ सकता है। दूसरा है मालिक और नैतिकता के दास नैतिकता आधारित। इसमें दो रूप से बताया गया, मालिक नैतिकता और मालिक नैतिकता के अनुसार मालिक नैतिकता उस वर्ग से नैतिकता से थी जो शक्ति, स्वतंत्रता और प्रभावशाली हो। नैतिकता का मतलब शक्ति, महीना, आत्मनिर्भरता नहीं। इसमें बुराइयों का मतलब था कि
निर्भरता कमजोर हो, बल्कि नैतिक सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपनी इच्छा का पालन करे और समाज को स्थापित करने में मान को तोड़ा जा सकता है। सच्चा नायक वही होता है। दास नैतिकता, इसके विपरीत दास नैतिकता को कमजोर और असमर्थ लोगों द्वारा विकसित की गई थी, जो आज भी अपनी शक्ति स्वतंत्रता छुपाने के लिए अच्छाई या बुराई को विशेष तरीके को परिभाषित करते हैं। विनम्रता, आत्म त्याग और दूसरे के सेवाओं के लिए जब बुरी तरह से मतलब होता है कि आत्म प्रशासन शिक्षा के लिए अपने लाभों के दर्शन नुकसान पहुंचाता है। नैतिकता असमर्थन व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, बनाई गई थी, जिसमें शक्ति, बुराई और स्वयं तार्किकता से दिखाया जा सकता है। चौथा है हमारा शक्ति की इच्छा यानी विल टू पावर। नीतीशे ने शक्ति की इच्छा विल टू पावर के सिद्धांत को प्रस्तुत करी। यह दृष्टिकोण बताता है कि एक नया शक्ति का मतलब वो नहीं है कि बाहरी शक्ति की चाहत हो, बल्कि ये आत्मनिर्माण और आत्मस्फूर्ति से है, तो जीवन की प्राप्ति के सृजनात्मक दृष्टिकोण बताता है। नीतीशे के अनुसार जो व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति को पहचानता है, वह अपने जीवन को पूरी तरह से जी सकता है और उसके लिए अच्छाई या बुराई केवल एक दृष्टिकोण बन जाता है। हर व्यक्ति अपने नैतिक मानकों का निर्माण करता है और जीवन में पूरी तरह से स्वतंत्रता का अनुभव करता है। उनके द्वारा पांचवी बताई गई है कि अच्छाई और बुराई की परिचितता प्राप्ति, यानी नीतीशे के अनुसार अच्छाई बुराई पारंपरिक मानक है जो वर्ग के हितों के अनुसार बनाए गए थे। दृष्टिकोण उनके विचार सच्चे विकास स्वतंत्रता की ओर अग्रसर नहीं है। नीतीशे ने यह सवाल उठाया कि क्या पारंपरिक मानकों को स्वीकार करना सही है, जब व्यक्ति अपनी केवल समाज बढ़ावा और रूढ़िवादिता को तरह जीने के लिए प्रेरित है। इनका उद्देश्य था कि लोग अपनी आंतरिक स्वतंत्रता शक्ति को पहचाने और उन पर आधारित अपने स्वयं को नैतिक सिद्धांत बनाए। फैटिक नीतीशे ने अपने विचार में अच्छाई बुराई को परिभाषित किया, पूरी तरह से पारंपरिक और धार्मिक दृष्टिकोण पर निर्भर भिन्न थी। इन दोनों अवधारणाओं ने पूर्ण रूप से इस व्यक्तिगत सुंदरता, शक्ति और सृजनात्मकता के आधार पर समझने के प्रयास किया। नीतीशे ने यह दृष्टिकोण बताया कि अच्छाई बुराई केवल सामाजिक मानकों पर निर्भर नहीं है, बल्कि उनके व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, जीवन का उद्देश्य निर्धारित करता है। यह नैतिक सिद्धांतों के निर्माण में प्रेरित करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला जो है छठा, जिसमें आधुनिकता के आलोचक के रूप में किस प्रकार से गांधीवाद में चिंतन की जा सकती है व्यक्ति। महात्मा गांधी, जिस प्रकार से मैंने स्वराज के ऊपर बताया है, उसी में ये आते हैं जिस प्रकार से पश्चिम की आलोचना करी है। महात्मा गांधी, इसका हम जानने की कोशिश करें तो पश्चिम सभ्यता की आलोचना, गांधी जी ने हिंद स्वराज के माध्यम से पश्चिम सभ्यता की तीव्र आलोचना करते हैं और उनका मानना था कि पश्चिम सभ्यता ने भौतिकतावाद, औद्योगिकरण, उपभोक्तावाद को बढ़ावा दिया है, जो मानवता को और नैतिकता को मूल के खिलाफ बताता है। गांधी के अनुसार पश्चिम सभ्यता न केवल व्यक्ति की आत्मा कमजोर करता है, बल्कि समाज को नैतिक संकट में भी डालता है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम सभ्यता व्यक्ति के विकास को नाम मानता है और मूल्यभूत आत्मा जैसे कि सरलता, आत्मनिर्भरता, नैतिकता को नष्ट कर देता है। भौतिक और परिस्थिति के माध्यम से यांत्रिक, जबकि जीवन का आध्यात्मिक और मानक पहलुओं को नकारा जाता है। इनके द्वारा दूसरा था औद्योगिकरण और भुक्तवाद को विद्रोह करना। गांधी जी ने औद्योगिकरण और भुक्तवाद को विद्रोह करने गांधी जी ने औद्योगिकरण और भौतिकतावाद को विद्रोह किया, जो आधुनिकता को तत्व के रूप में देखते हैं। इनका मानना था कि औद्योगिक ने मानवता को मशीन और यांत्रिक प्रक्रिया के रूप में बदल दिया है, जिससे मानवता का कोई सृजनात्मकता और नैतिकता का पक्ष गौण हो गया है। उन्होंने कहा है कि मशीनों का उपयोग केवल भौतिक वस्त्र के निर्माण के लिए किया जा रहा है, बल्कि मानव के लिए हानिकारक है। गांधी के द्वारा विदेशी वस्त्रों का त्याग किया गया था, जो कपड़ों का, जब समाज में औद्योगिकरण और मार्गदर्शन मनुष्य के भीतर मानवीय संवेदनशीलता और नैतिकता के रिश्ते को खराब नष्ट कर सकता है। इनका विचार था कि सच्चे अर्थ उनकी उन्नति और आत्मनिर्भरता को साधारण जीवन नैतिकता और लौटाता है, जो पश्चिम सभ्यता की सामूहिकता और भौतिकतावाद पर निर्भर करता है। उनके द्वारा आधारिकता की नैतिकता, गांव में आत्मनिर्भरता। मेन रूप से देखा जाए तो जो स्वराज का मतलब यही है कि ग्राम को उन्नति की ओर बढ़ाना। गांधी जी हमेशा ग्राम के प्रति सचेत थे। असाधारण जीवन का आदर्श, गांधी जी का जीवन स्वयं उदाहरण जो आत्मनिर्भरता प्रस्तुत करती है, अपने जीवन शैली को इतना बनाता है कि सरल रखे कि जीवन का कोई विचार का प्रतिबंध बन जाए। व्यक्ति के बाहरी वस्तुओं का भौतिकता और सुखों की तलाश में न बहकर उनकी शांति के संतुलन नैतिकता को अध्ययन करना है।
मूल रूप से यह है कि उस व्यक्ति की अपनी इच्छा को अनुसार कार्य करना चाहिए। सामाजिक और सुधार सामाजिक और सामाजिक सुधार गांधी का मानना है कि भारतीय केवल सामाजिक सुंदरता की प्राप्ति नहीं बल्कि उनसे समाज और सांस्कृतिक सुधार की आवश्यकता होती है, जिसमें जातिवाद, छुआछूत, असमानता के खिलाफ आंदोलन करें। और उनका मानना था कि समाज में सच्ची समानता, भाईचारा की भावना स्थापित भी करना आवश्यक है ताकि सशक्त और मानव के समाज में निर्माण किया जा सके। गांधी के अनुसार आज सच्ची प्रगति तब भी संभव है जब वर्ग जाति अधिकारों का समान रूप से सम्मान किया जाए। फिर महिलाओं के अधिकारों के लिए भी महात्मा गांधी ने आवाज़ उठाई। महात्मा जी का मानना था कि महिलाओं का अधिकार को लेकर महत्वपूर्ण विचार। उन्होंने कहा कि शिक्षा, सामाजिक, राजनीतिक और अधिकार उनके बीच में समान रूप से आवाज़ उठाई। उनका मानना था कि महिलाओं को परंपरा समाज में दबाव गया जो मुक्ति होनी चाहिए और आत्मनिर्भर बनना चाहिए। धर्म आध्यात्मिकता को गांधी जी के माध्यम से धर्म आध्यात्मिकता केवल अवस्था मामला नहीं है बल्कि ये जीवन के हर एक पहलू को मौजूद होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अपने जीवन में न केवल आध्यात्मिकता बल्कि समाज में जीवन दिशा, राजनीतिक दिशा लागू की जाए। महात्मा गांधी ने अपने अपने क्योंकि धर्म ही इस समाज के नैतिक और आंतरिक मूल्यों को निर्धारित करता है। गांधी जी ने विशेष रूप से हिंदू धर्म को तत्व जैसे सत्य, हिंसा, तत्व और ब्रह्मचारी के जीवन के अपनाया। उनका समाज में उत्थान किया गया। उन्होंने ये भी कहा है कि यदि हम समाज में शांति समृद्धि चाहते हैं तो हमें अपने धार्मिक विश्वासों को और जीवन में लागू करना चाहिए। इसके अलावा और भी धर्मों को आपस में संवेदन और सहयोगिता से बल करना चाहिए। गांधी के आदर्शों का आलोचना चिंतन गांधी जी ने जो इस प्रकार से सत्याग्रह, सत्य, हिंसा और अन्य सत्याग्रह का उदाहरण किया, मुक्तिवाद की आलोचना करी। निष्कर्ष में हम देख सकते हैं कि सभी दृष्टि पश्चिमी की ओर सभ्यता को भौतिकतावाद की आलोचना करते हैं। महात्मा गांधी नैतिकता, आध्यात्मिकता और आत्मनिर्भरता पर आधारित बताते हैं। तो गांव का स्वराज के हित में प्रति उन्नति के रूप में देखते हैं। सातवां क्वेश्चन जो हमारा है, क्या नेट्रेस आधुनिक लोकतंत्र की आलोचना करते हैं? पूंजीवादी लोकतंत्र की मार्क्सवादी की आलोचना किस प्रकार से तुलना कीजिएगा? नीतीश से आधुनिक लोकतंत्र की आलोचना फ्रेडरिक नीतीश एक जर्मनी विद्या, जैसे कि हमें एक ऊपर क्वेश्चन था मैंने उसमें आपको बताया था अच्छा या बुराई के उनका खास करके विचारों का था, दृष्टिकोण था। नीतीश जर्मन वैज्ञानिक आधुनिक थे जिसमें खास करके उन्होंने औसतवाद और द्वैत असाधारणता के रूप में नीतीश ने किया, जिसमें जैसे कि समानता, स्वतंत्रता और जनहित न केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाता है बल्कि एक समाज में अद्वितीय असाधारण व्यक्ति को इच्छा बताता है। नीतीश का मानना था कि मानव जीवन का उद्देश्य आत्म संबंधन है और सुपर रूप में दिखाया गया है। महंता अपनी पारंपरिक नैतिकता के ऊपर सवाल उठाया है। सिद्धांत के रूप में देखने में ईश्वर की मृत्यु विचार प्रस्तुत करता है। वह कह सकते हैं कि पारंपरिक धार्मिक मान्यता और पश्चिम की ओर समझने प्रचलित किया है, जिसमें अपने व्यक्तिगत शक्ति और सजगता के रूप में बचाने को मिला। समानता की आलोचना नीतीश ने समानता की चुनौती दी, जो लोकतंत्र की बुनियादी अवधारणा। उनके अनुसार लोकतंत्र समानता महत्व देता है जबकि वास्तविकता मनुष्य का स्वभाव असमान करता है। नीतीश का असमानता मनुष्य के विकास का मूल्य थी। मानते थे कि समाज का उद्देश्य एक समान सामूहिक जीवन जीने के बजाय असाधारण व्यक्ति की प्रस्तुति करना चाहिए। उनका विश्वास था कि अगर कि हर किसी को सम्मान मानते हुए सामान्य जीवन जीने का अपेक्षा की जाती है तो वह असाधारण व्यक्ति और उनकी जीवन संरचनात्मकता को दबाता है। द्वैत सर्वसाधारण औसतवाद नीतीश का विचार था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को सर्वोच्च करें जो समाज में नैतिकता और छोड़ दें जो उनकी उच्च गुणवत्ता वाली सोच को दबाता है। उसके बाद ऊपर और नीचे की विभाजन को बताया।
ऊपर नीचे के विभाजन को भी बताया। नीतीश ने हमेशा ऊपरी नीची श्रेणी को विभाजन किया। ऊपरी वर्ग दबाने की वजह उत्साहित क्योंकि उनके समाज में वास्तविकता का उन्नति ला सकता है। विपरीत लोकतंत्र को और समानता को सभी में बराबरी दर्जा दिया जाता है, जिसके नीतीश के अनुसार उच्च वर्ग को सचेतता शक्ति कमी होती है। मार्क्सवादी आलोचना पूंजीवादी में कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद और लोकतंत्र की आलोचना की। उनके दृष्टिकोण नीतीश से अलग था। मार्क्स के अनुसार लोकतंत्र और पूंजीवादी असल में एक दूसरे के पूरक है। उनका मुख्य रूप से उद्देश्य जो है पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करना है, न कि आम जनता के हितों का। पहला पूंजीवादी लोकतंत्र और वर्ग संघर्ष। मार्क्सवाद ने तर्क दिया कि पूंजीवादी लोकतंत्र वर्ग वर्ग संघर्ष की उपज है। यह व्यवस्था एक वर्ग पूंजीपतियों के द्वारा दूसरे वर्ग श्रमों का शोषण करना है। पूंजीपति का उद्देश्य मुनाफा अर्जित करना होता है, जबकि लोकतंत्र इस प्रक्रिया को वैधता देने की एक साधन मिल जाता है। जब लोकतंत्र नाम पर चुनाव होते हैं, तब असल में वोट का प्रभाव पूंजीपतियों वर्गों पर नियंत्रित करता है, जो मीडिया, प्रचार और संसाधन के माध्यम से अपनी प्रभुत्व बनाता है। दूसरा है लोकतंत्र का फर्जी रूप। मार्क्स ने लोकतंत्र को पूंजीवादी की फर्जी परत बताया। उनके अनुसार लोकतंत्र केवल दिखावा का माध्यम है, जहां जनता को लगता है कि उनके पास सत्ता है, लेकिन वास्तव में शक्ति तो पूंजीपतियों के पास होती है। इसलिए लोकतंत्र को केवल एक उपज का कारण माना जाता है, जिसे शोषक वर्ग अपनी शोषण वैधता को बताता है, जबकि असल में परिवर्तन केवल समाजवाद और वर्ग संघर्ष के माध्यम से होता है। समानता का प्रश्न। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार समानता केवल एक वैचारिक और संवैधानिक अधिकार नहीं है, बल्कि एक व्यवहारिक वास्तविकता है, जिसे आर्थिक सामाजिक ढांचे के बदलाव के माध्यम से हासिल किया जाता है। जब पूंजीपति अस्तित्व में रहेगा, तब तक समानता केवल एक भ्रम रहेगी, क्योंकि असल में शोषण और असमानता पूंजीपति में निहित होता है। दूसरा है वर्ग संघर्ष और पूंजीपति शोषण। मार्क्स का मानना है कि पूंजीपति लोकतंत्र वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देता है, जिसमें समाज दो प्रमुख वर्गों में विभाजित होता है। जो पूंजीपति जो उत्पादन के साधन का उपयोग करता है, जबकि श्रम जो अपनी मजदूरी को बदले काम करता है। पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करता है, क्योंकि उनका मेहनत से उन्नत मूल्य और अधिकांश हिस्सा पूंजीपतियों के पास होता है। लोकतांत्रिक प्रणाली में चुनाव प्रक्रिया के दौरान भी यह शोषण नियंत्रण जारी रहता है, क्योंकि लोकतंत्र पूंजीपतियों का काम रखने के लिए औजार बन जाता है। नीतीश और मार्क्स की आलोचना की तुलना करें तो समानता के प्रति दृष्टिकोण। नीतीश का विचार था कि नैतिक रूप से हानिकारक मानते थे, क्योंकि वो उच्चतम व्यक्तियों का केंद्रित नहीं था, जबकि समानता को स्वीकार करना चाहिए, जबकि मार्क्स के द्वारा समाजवादी परिवर्तन के रूप में अनिवार्य माना। उन्होंने कहा कि पूंजीपति में समानता केवल एक छलावा है और असल समानता केवल आर्थिक ढांचे के रूप में के बाद हो संभव है। दूसरा है लोकतंत्र के कार्य एवं उद्देश्य। नीतीश को लोकतंत्र को औसतवादी के रूप में माना, जो साधारण व्यक्ति को दबाती है, जबकि मार्क्स ने लोकतंत्र को पूंजीपति का एक उपकरण माना, जिसे उद्देश्य शोषण वर्ग के हितों को बनाए रखना है। दोनों ही दार्शनिक लोकतंत्र को वर्तमान के रूप में असंतुलित थे, लेकिन उनके दृष्टिकोण अंतर था। नीतीश व्यक्तिगत की शक्तियों को बढ़ावा देना चाहते थे, जबकि मार्क्स वर्ग संघर्ष को समान की ओर अग्रसर करते हैं। समाज का उद्देश्य। नीतीश का असाधारण व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना था, जबकि मार्क्स का उद्देश्य केवल समाज में आर्थिक सामाजिक असमानता को स्थापित करना था। नीतीश समाज का उद्देश्य से उच्चतर थे, और जबकि मार्क्स इसका मुक्त शोषण के निर्माण करता था। नीतीश से मार्क्स दोनों ही लोकतंत्र का कार्य पर आलोचना की, लेकिन उनका दृष्टिकोण अलग था। नीतीश व्यक्तिगत असाधारण की ओर शक्ति पर जोर देते हैं, जबकि मार्क्स आर्थिक और वर्गीय संघर्ष पर पक्षधर होते हैं। नीतीश और मार्क्स निष्कर्ष देखें तो हम लोकतंत्र दोनों ही आलोचनात्मकता दृष्टि देखते हैं, लेकिन दृष्टिकोण मूलतः अतः नीतीश लोकतंत्र को समानता औसतवाद को नकारते हुए व्यक्ति की सृजनात्मकता असाधारण व्यक्तियों के पक्ष धरते, जबकि मार्क्स लोकतंत्र को एक पूंजीपति छलावा मानते हैं, जो असल में समानता और सामाजिक न्याय के स्थापन में विफल हो रहे हैं। 8वां क्वेश्चन है जनरल विल और गांधीजन। एक सामान्य इच्छा गांधीवाद दर्शन। जनरल इच्छा जिसमें हम नीतीश के हम देखने को मिलते हैं। सामान्य इच्छा सिद्धांत न केवल दृष्टिकोण है, बल्कि समाज को सिखाव के आधार पर, जैसे कि रूसो ने बताया कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो सामाजिक अनुबंध प्रस्तुत करता है। जो सामाजिक अनुबंध को ये बताता है कि रूसो का विचार जो समाज में रहने वाले सामाजिक अनुबंध है, उसके माध्यम से हम व्यक्ति की स्वतंत्रता को हितों की त्याग करते हैं, जबकि सामाजिक कल्याण के लिए काम करते हैं। यह अनुबंध न केवल राज्य की स्थापित नहीं करता, बल्कि ये नागरिक के बीच में सहयोग और सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को स्थापित करता है। जब लोग अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं को ऊपर उठाकर आवाज भलाई कार्य करते हैं। समाज की सामूहिक भलाई। रूसो का मानना था कि सामान्य इच्छा उद्देश्य समाज में हर सामूहिक भलाई और हर व्यक्ति की इच्छा को देखने को मिलती है, जिसमें नागरिक कल्याण के लिए कार्य करे। तीसरा है व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता की इच्छाएं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामान्य इच्छा के संतुलन के रूप में देखें तो रूसो जब व्यक्ति के इच्छा के अनुसार कार्य करता है, तो अपने व्यक्तिगत अधिकार, स्वतंत्रता और त्याग करना पड़ता है, जबकि ये प्रक्रिया अधिक स्वतंत्रता देती है, क्योंकि वह स्वयं न्यायपूर्ण और सुसंगत हिस्सा माना जाता है। समाज में सामान्य हितों के लिए कोई हित का कोई मेल नहीं होता। सामान्य इच्छा की जटिलता। हालांकि रूसो का द्वारा सामान्य इच्छा सिद्धांत सामूहिक कल्याण के रूप में उपयोग था, लेकिन ये कार्यक्रम जटिल भी थे। भी देखें तो 8वें का भी जो गांधी दर्शन, जिसमें हिंसक व्यापकता, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था, महात्मा गांधी ने स्वराज के रूप में परिभाषित किया।
फिर इसमें हिंसा का व्यापक अर्थ है, जिसके महात्मा गांधी ने शारीरिक हिंसा से बचने का बताया, बल्कि इनका मतलब था कि किसी प्रकार का नफरत, दुर्भाव या मानसिक हिंसा से दूर रहना चाहिए। अहिंसक में प्रति प्रेम, सम्मान और भावना के शामिल करने स्वराज। गांधी जी ने स्वराज का एक राजनीतिक हिस्सा का नाम मानकर, बल्कि उनके भारतीयों ने अपनी सांस्कृतिक धार्मिक पुनः को स्थापित करना चाहिए। और गांधी ने गांव प्रगाम के लिए स्वतंत्र मारा, ग्राम के प्रति उनके। फिर समानता, सामूहिक सुधार, शारीरिक सहकार, फिर सत्याग्रह में जिसमें आंदोलन, क्रांतिकारी विद्रोह का साधन था, हिंसा का आधारित था। इसका मूल रूप से ये हम कह सकते हैं कि सत्याग्रह के प्रति अंग्रेज के प्रति लगाया गया था, जिसमें सत्याग्रह की गई थी। और इसके गांधी जी ने इसका सिद्धांत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश के साम्राज्य के खिलाफ इलाज कर खिलाफ किया गया था, अहिंसा के प्रतिरोध में हम सब ने देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और आने वाले जो नेक्स्ट पेपर है उसको हम सॉल्व करवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।